कैट एग्ज़ाम के लिए जो रिमेनिंग जो 90 डेज जो बचे हुए हैं, तो उसमें कैट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो जो कैट का जो एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है, कैट के एग्ज़ाम्स में 3 सेक्शन आते हैं। पहला जो सेक्शंस होता है क्यूए, दूसरा सेक्शंस VARC और थर्ड सेक्शन DILR। क्यूए मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, VARC verbal ability and reading comprehension, and DILR डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब जो कैट का जो एग्जाम्स होता है उसमें क्यूए के 22 क्वेश्चंस आते हैं, VARC 24 और DILR का जो सेक्शन वो वैरी करता है, 22 क्वेश्चन आते हैं। मीन्स कि जो कैट का जो एग्जाम्स होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं 66, और इसके लिए जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन वह 2 आवर्स का, 2 आवर्स का होता है। अब इसमें जो एग्जाम्स होता है उसके लिए इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है। सेक्शनल टाइमिंग मीन्स कि क्यूए के लिए आपका 40 मिनट्स और VARC के लिए भी 40 मिनट्स और DILR के लिए भी 40 मिनट्स। तो ओवरऑल जो कैट का जो पेपर होता है वो 2 घंटे की होती है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 66 होता है, ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है, लेकिन जो टाइमिंग होती है वो सेक्शनल टाइमिंग होती है, और एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। जो कैट का जो टोटल मार्क्स होता है, जो टोटल मार्क्स होता है वह कभी 198 या 204 मार्क्स का हो। तो जो रिमेनिंग जो 90 डेज बचे हुए हैं उसमें तीनों सेक्शंस को कैसे हैंडल कर सके कि जिससे हम 97 टू 99 परसेंटाइल ला सके। तो इसमें सबसे पहले जो अब आपका जो क्यूए का सेक्शन हुआ, तो क्यूए के सेक्शंस के अंदर क्वांट का जो सेक्शन है उसमें अरिथमेटिक, अलजबरा, अलजबरा के अंदर जो इक्वेशंस आ गए, प्रोग्रेशन हो गया और इनक्वालिटीज हो गई। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आता है, नंबर सिस्टम, और जो मॉडर्न जो मैथमेटिक्स होती है, टॉपिक्स लाइक परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी। तो सबसे पहले जब हमारे पास 90 डेज बचा हुआ है तो सबसे पहले इस चीज को जानना जरूरी है कि किसका एग्जाम में वेटेज क्या है। अब नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी एग्जाम्स में 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 to, कभी 2 क्वेश्चंस आ गए, कभी 4 क्वेश्चंस आ गए। कभी कभी नंबर सिस्टम वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको अलजेब्रा में भी मिल सकता है। तो सबसे पहले इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि सबसे पहले हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू वेटेज। अब नंबर सिस्टम के 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीन्स कि इसका
जो एग्जाम में जो वेटेज हो गया वो 20% हुआ। और आपका जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मीन्स कि मेरा जो क्यूए सेक्शंस है इसमें मैं कितना अटेम्प्ट करूंगा। तो 12 टू 14 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना यह रियलिस्टिक गोल होता है। अब आपको जैसे ही आप ये सारे वेटेज के अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस जो कंप्लीट करना है वह जो इसमें जो सेक्शंस है, क्वांट में जो सेक्शंस है, अर्थमेटिक है, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है एंड मॉडर्न मैथमेटिक्स है, इनके वेटेज के अकॉर्डिंग करना है कि किसका एग्जाम्स में वेटेज क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से DILR पर भी अप्लाई होगा और इसी तरह से VARC पर भी अप्लाई होगा। जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग 3 चीजों पर जो टेस्ट लगाते हैं, जो टेस्ट होना चाहिए सबसे पहले टॉपिक वाइज, उसके बाद सेक्शनल, और उसके बाद आपका होना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो जब आप टेस्ट लगाओगे सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज करना हो, टॉपिक वाइज के बाद सेक्शनल करना होगा और सेक्शनल के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना। अब क्वांट में टॉपिक वाइज क्या है? अब टॉपिक वाइज जैसे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया, मेंसुरेशंस कर लिया, अलजबरा कर लिया, इसका मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लिया। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होता है? सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप QA का टेस्ट, VARC का टेस्ट और DILR का टेस्ट, ये आप सेक्शन वाइज लगा रहे 40 मिनट्स का। ये जो होगा 40 मिनट्स, ये भी जो होगा 40 मिनट्स और ये भी जो होगा वह 40 मिनट्स। ये सेक्शनल टेस्ट होगा। जब आप सेक्शनल टेस्ट को लगा लोगे तब आपको जाना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट के पास, जो 2 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शन आएंगे और इनका जो टाइम ड्यूरेशन सेक्शन वाइज 40 मिनट्स और 40 मिनट्स का होगा। तो यह पैटर्न आपको याद रखना है। और अभी जो नवंबर में जो कैट का एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है, तो अभी से हमारे पास ओवरऑल 90 डेज बचे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला इसको हम लोग 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो 90 डेज की जो प्रिपरेशन जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले हम लोग फेज 1 में क्या करेंगे? फेज 1 मीन्स डे 1 to 30। सबसे पहले इसमें आपको फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। सबसे पहले आपको इसमें फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। फेज 2 में क्या करना है? फाउंडेशन बिल्डिंग करने का मतलब बेसिक्स मैंने टॉपिक्स को कवर किया सारे सेक्शंस में और उसका मैंने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा दिया। तो जो टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट है, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चंस परफॉर्म करने का सबसे पहला जो तरीका होता है वो टॉपिक वाइज टेस्टिंग होता है। फाउंडेशन बिल्डिंग मतलब सिलेबस को कंप्लीट करना, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट को लगाना। तो आपको डे 1 to 30 में काम को कंप्लीट कर देना। उसके बाद जो बारी आती है वो फेज 2 का। तो फेज 2 का जो ड्यूरेशन है 31 to 60। इसमें आपको क्या करना है कि जब आपने टॉपिक वाइज जब टेस्ट लगा लिया तो इसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना। सेक्शनल टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 31 to 60। जब
आपने पूरी तरह से सेक्शनल टेस्ट को लगा लिया, तब आपको फाइनली जो एग्जाम से पहले जो 1 मंथ बचेंगे उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। और जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसी में जैसे मान लो कहीं आप सिली मिस्टेक करते हो या कोई क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाता है तो उसको आप एनालाइज करना। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इसमें जो चीज़ मैटर करता है उसको एनालाइज करना। एनालाइज, क्योंकि जब तक मॉक टेस्ट को सही ढंग से एनालाइज नहीं करोगे तब तक पेपर में आप सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये इतना सारा जो हम टॉपिक वाइज या सेक्शनल टेस्ट या जो फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इस सारी चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जाकर एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो ऐसा नहीं कि मैंने क्या किया, मॉक टेस्ट को लगा लिया और मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसको मैंने एनालाइज नहीं किया। अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो मिनिमम उसको कम से कम 2 घंटा एनालाइज करो कि मेरी क्वांट में क्या स्कोर है, मैं क्वांट में किस किस सेक्शंस में लैग कर रहा हूँ। आपको उस लैग, आपका वो जो लैग पॉइंट है उसको आपको नोट डाउन करना है। उसको नोट डाउन करने के बाद फिर से उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है और उसका सेक्शनल टेस्ट लगाना है। मान लो आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, आपको उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस मिला, तो आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं हो पा रहा है तो इसका आप उसको कैसे इंप्रूव कैसे करो मॉक टेस्ट लगाने के बाद। तो इंप्रूव करने का तरीका यही होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो मेरा सिलेबस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा दें। अगला जो है, अब इसमें ऐसा बोला जाता है कि मेरा एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, वीकली रूटीन क्या होना चाहिए और मंथली रूटीन क्या होना चाहिए। मतलब आपका डेली टारगेट क्या है, वीकली टारगेट क्या है और मंथली टारगेट क्या है। तो डेली रूटीन में आपको कम से कम मिनिमम 2 आवर्स क्यूए सेक्शन पर देना होगा, मिनिमम 1 आवर आपको DI LR पर देना होगा। और उसमें DI LR में क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चंस जो पजल बेस्ड ऑन आते हैं, एक बड़ी सी इसमें क्या पैराग्राफ होती है, तो आपको किसी भी DIL के जो भी इसके अंदर जो भी टॉपिक्स है, सपोज को इसके अंदर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स है, रूट्स एंड नेटवर्किंग है, टीम्स एंड सिलेक्शन है, मान लो आपने किसी भी टीम्स एंड सिलेक्शंस का ही DILR का आपने 1 या 2 सेट किया, तो उस DILR में जो आपने कॉन्सेप्ट या जो पैटर्न जो सीखा है उसको आप अपने कॉपी में या नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह से कम 50 या 50 टू अगर 20 DILR के सेट को करेंगे और उसमें जो पैटर्न हुआ आप उसको पैटर्न को नोट डाउन करेंगे और एग्जाम्स में जाने से पहले उसको रिवाइज करेंगे, तभी आप DILR में आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। इसी तरह से इसमें क्या होगा, VARC का स्ट्रैटेजी होगा। अब कोई बच्चा मान लो अगर क्या है, बिगिनर है या फ्रेशर है और जिसकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो या तो आर्ट्स से या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको तो QA में प्रॉब्लम तो होगा। तो वैसे स्टूडेंट को अपना QA बिल्ड करने के लिए उसके लिए रिसोर्सेस क्या होना चाहिए, तो रिसोर्सेस के लिए आप यूज कर सकते हो कि 6 टू 10th क्लास आप जो अरिथमेटिक की जो बुक्स आती है आप उसको यूज कर सकते हो। जब आपका ये NCERT कंप्लीट हो जाता है तब आप सोचते हो कि मैं इसके अरिथमेटिक या किसी भी सेक्शंस के मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक होता है वो आपका क्वांटम कैट होता है। अगर आप क्वांटम कैट के
वन बाय वन क्वेश्चंस को और सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, तो आप एग्जाम्स में आराम से क्यूए सेक्शन में 16 टू 17 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आपका जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का क्वांट सेक्शन में जो एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए वो 12 से 15 क्वेश्चंस का होना चाहिए। तो आप रिसोर्सेस में इसको फॉलो कर सकते हो। बेसिक रिसोर्सेस के लिए एनसीईआरटी, अगर आप स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वांटम कैस्ट बेस्ट होगा। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल और फुल लेंथ, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, मेनली जो एग्जाम्स में होता है वो पेपर में परफॉर्म करना, और पेपर में परफॉर्म करना वो सबके लिए चैलेंज होता है। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस नहीं होगी, मोर एंड मोर रिविजन्स नहीं होगा, तब तक एग्जाम में परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन पर फोकस रखना है। पढ़ो कम, प्रैक्टिस और रिवीजन ज़्यादा करो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपने चीज़ों को पढ़ लिया और आप जाकर उसको पेपर में परफॉर्म कर दो। अगर ऐसा होता तो सब लोगों का कैट में 100 परसेंटाइल आते। तो जो चीज़ हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको पेपर में क्या करें, पढ़ाई करने के बाद उसको क्या करें कि हम पेपर में परफॉर्म कर सके। तो उसको आपको क्यूए सेक्शन से तो उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। डीआईएलआर का है तो इसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डे वाइज जो आपका जो डेली रूटीन है या आपका जो वीकली रूटीन है या जो मंथली रूटीन है, उसमें जो आपने बनाया है कि मेरा ये डेली टारगेट है, इसमें हमको 2 घंटे ये करना है, 1 घंटे इसको रखना है, 1 घंटे इसको रखना है, वीकली प्लान रियली। अब आपका जो डे वाइज भी होता है कि जैसे आपने कोई प्लानर सेट किया, और प्लानर सेट करना तो आसान होता है लेकिन उसको मेंटेन रख पाना मुश्किल होता है। अगर जो आपने डे वाइज अगर प्लानर सेट किया, अगर उस प्लानर का अगर आप 60% भी अचीव कर लेते हो तो जो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो आपका प्लानर यही होना चाहिए कि डे वाइज, वीकली और मंथली। कि डे वाइज हमको क्या करना है, हाँ टेस्ट का भी आप एक डे फिक्स कर सकते हो कि जो वीक में है, ये जो वीक के जो फर्स्ट 3 डेज होंगे उसमें मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद का जो डेज होगा उसमें मैं टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो 1 डेज होगा उसमें मैं अपना सेक्शनल मॉक लगाऊंगा। क्योंकि मॉक लगाने का तरीका यही है, टॉपिक वाइज, सेक्शनल एंड तब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर जाना है। पढ़ना कम है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। क्योंकि पढ़े हुए चीज़ों को अगर सही ढंग से अगर कोई रिवाइज नहीं कर पाता है या प्रैक्टिस नहीं कर पाता है तो सिर्फ बताने के लिए होता है कि हमको आता है, लेकिन उसे पेपर में परफॉर्म नहीं हो पाता है। जब तक कि आपकी रिवीजन और जो प्रैक्टिस अव्वल लेवल की नहीं होगी तब तक आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो फेज 2 लिखा हुआ है तो इसमें है इंटेंसिव प्रैक्टिस। मतलब जो आपका 31 टू जो 60 डेज का जो प्लानर है, इसमें आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक की शुरुआत करनी है। सेक्शनल मॉक का मतलब आपके पास 40 मिनट का ड्यूरेशन होगा जिसमें क्वांट के 22 क्वेश्चन होंगे और आपको अटेम्प्ट करना है। इसी आप सेकेंड फेज में आप जो आप क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम्स के लिए 2 चीज होता है, एक सिलेबस और दूसरा PYQ। किसी भी एग्जाम के सिलेबस से पता चलता है कि हमको पढ़ना क्या है, और PYQ से हमको ये पता चलता है कि कहां तक पढ़ना है। अब जैसे मान लो कि कैट के क्यूए में एक टॉपिक है फंक्शन,
तो जब तक आप फंक्शन के पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करोगे, जब उस तक पीवाईक्यू को नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि फंक्शन में पढ़ना क्या है। तो किसी टॉपिक को उस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है कि कैट एग्जाम्स के लिए फंक्शन टॉपिक में हमको क्या क्या कौन कौन सा सेगमेंट पढ़ना है, कौन कौन से सेगमेंट पर फंक्शन जैसे टॉपिक्स में क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज आप उसके पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करोगे। टॉपिक वाइज कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। अलजेब्रा के क्वेश्चंस होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे, फंक्शन के होंगे, कैट का 5 साल या 6 साल का जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे उसका आपका कलेक्शन एक जगह होगा। उसका जब आपका कलेक्शन एक जगह होगा तब पता चल जाएगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको अलजेब्रा में पढ़ना क्या क्या है, कहाँ आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जो मेरा फेज 3 है। फेज 3 है, तो फेज 3 ये बोलता है कि आपको पर वीक 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। मैंने पहले ही बता दिया कि मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा मॉक टेस्ट एनालाइज करना मैटर करता है। मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा मॉक टेस्ट एनालाइज करना, मॉक टेस्ट एनालाइज करना। यही एक एनालाइज जो एक वर्ड है जो आपको एग्जाम्स में अच्छा परसेंटाइल दिला सकता है। अगर आप 2 घंटे का अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, कम से कम इस पेपर को आप 3 आवर्स एनालाइज करो। और मॉक टेस्ट से ही पता चल जाता है कि तीनों सेक्शंस में मेरा लैकिंग पॉइंट क्या है, तीनों सेक्शंस में मेरा लैकिंग पॉइंट क्या है। तो उसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर से उसका टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, उसका सेक्शनल लगाइए और सेक्शनल लगाने के बाद उसका फुल लेंथ लगाइए। अब बात ये आता है कि मैंने बोला था कि अगर जिसके पास ड्यूरेशन कम है और अभी भी ड्यूरेशन 90 डेज तो कैट के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए ड्यूरेशन कम है, तो ऐसे में कोई बच्चा अगर स्क्रैच से या जो बिल्कुल फ्रेशर है अगर वो शुरू करना चाहता है तो उसको चीज़ों को आपको वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो क्वांट सेक्शंस में जो अरिथमेटिक का जो वेटेज होता है वो 35 to 40% होता है, 35 to 40% होता है। जो इसमें अलजेब्रा का जो वेटेज होता है वो 25 to 30% होता है। और आपको करना क्या चाहिए, कम से कम 20 to 30 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। और जो भी इसका फॉर्मूला शीट होता है आपको डेली या वीकली आपको उसको रिवाइज करना होगा। ये सब चीज़ों को करोगे तो आपको खुद उसका आपको जो लैकिंग पॉइंट हो पता चल जाएगा। यह जो वेटेज के अकॉर्डिंग ये होता है कि 40% मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा, 30% मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा, 20% हो गया, 22 क्वेश्चंस आते हैं। 22 क्वेश्चंस का 20% का मतलब 15 क्वेश्चंस मैंने 2 टॉपिक को पढ़कर मैंने कवर कर लिया। ये सबसे क्या होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। इसका मतलब आपने 70% चीजों को कवर कर लिया, मतलब आपके 15 क्वेश्चंस ये 2 टॉपिक से आ गए। कुछ टॉपिक जैसे मॉडर्न मैथ्स में आप मान लो किसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको स्किप कर सकता है। हाँ, जो जो उसको सही ढंग से समझ में आता है, जो उसके लिए डुएबल है,
अर्थमेटिक जो सेक्शंस होता है वो चाहे बच्चा वो किसी बैकग्राउंड का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, अर्थमेटिक सबके लिए क्या होता है, डुएबल होता है। और किसी भी एग्जाम्स को जो उसमें पेपर जो सेट किया जाता है उसमें क्वेश्चंस जो कुछ क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल जो होंगे इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल का होगा और कुछ क्वेश्चंस उसमें डिफिकल्ट होंगे। तो आपको वैसे चीज़ों में आपको आइडिया इतना आप पढ़ाई कर लो कि आपको पता चल जाए कि हाँ क्यूए में कौन कौन सा जो क्वेश्चंस है वो इजी है। तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको फर्स्ट राउंड में सारे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में सारे इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ये आपका हो गया फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में आपका जो मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में जो मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन, और थर्ड राउंड में आपको डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, डिफिकल्ट लेवल, डिफिकल्ट लेवल। ऐसे हर सेक्शन में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले आप 22 क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो पेपर जो होता है सीबीटी फेज में होता है, तो सबसे पहले आप 22 क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर जाओ, उसको आप मार्क को रिव्यू करो और उसमें सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जब आप इजी कर लोगे, 5-6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्ड होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, क्योंकि सारा गेम क्या है, कॉन्फिडेंस का है। अगर एक बार आपकी पेपर में कॉन्फिडेंस बन गई तो आप पूरे पेपर को बिल्कुल आसानी से भी कर दोगे। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा पढ़ भी लेता है, अगर मान लो सबसे पहले उसमें चीज़ों को क्या करना है, पिक करना है। ये जो कैट का एग्जाम है इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पिक करने की आइडिया होनी चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को मैंने पिक करूंगा और इसको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा जो आपका जो क्वेश्चन होगा। हर सेक्शन में जैसे डीआईएल के सेक्शन में है उसमें भी जो पजल्स या जो भी टॉपिक से जो क्वेश्चंस आएंगे, तो जो आसान लेवल का जो डीआईएल होगा सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना होगा। अदरवाइज एक तो उस एक या दो सेट होगा उसमें वो डिफिकल्ट होगा, अगर आपने उसको कर लिया कहीं उसी में आप फंस गए तो आपका पूरा पेपर भी खराब हो सकता है। एग्जाम में स्किप करने की भी आइडिया होना चाहिए कि हाँ एक क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस को ईगो पर नहीं लेना चाहिए कि हाँ हमको सारा आता है तो मैं इसको भी बना दूंगा। तो स्किप करना भी वो भी एक पढ़ने का पार्ट होता है, और कहीं जो क्वेश्चन जो स्किप करने की जो हैबिट होती है वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। तो किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चंस को स्किप करना है, क्वेश्चंस हमको कितने राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसको करना है, सेकेंड राउंड में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसको करना है, और थर्ड राउंड में जो डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उसको करना है। उसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है कि अगर मान लो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल हो जाए, चाहे वो कोई भी सेक्शन, अगर 1.5 घंटे भी दे दिया जाए तो कोई भी एनीबॉडी कैट का 22 क्वेश्चन कर सकता है वो 1.5 घंटे में। लेकिन एग्जाम्स में आपको 40 मिनट्स देता है, तो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, तो टाइम मैनेजमेंट तो आपका दो चीज से होगा, एक प्रैक्टिस, दूसरा रिवीजन। एक प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन।
टाइम को यह जो चीज है वो मैनेज करवा सकता है। प्रैक्टिस करने का मतलब मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली, सेक्शनल मॉक लगा लिया, सेक्शनल करने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लिया। तो यह जो हम चीज़ों को पढ़ने के बाद जब सेक्शनल, टॉपिक वाइज या फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हैं, ये चीज़ों करने का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि ये सब चीज़ करने से मेरा जो एग्जाम्स में होता है जो टाइम मैनेज हो पाता है। इनिशियली जब आप अपने स्टडी को शुरू करोगे तो हो सकता है उस क्वेश्चंस को बनाने में आपको 10 to 15 मिनट लगता है, 10 to 15 मिनट लगता है। लेकिन जब उस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो टाइम इंप्रूव होकर 4 to 5 मिनट्स आ जाएगा, 4 to 5 मिनट्स आ जाएगा, 4 to 5 मिनट्स आ जाएगा। तो टाइम इंप्रूव कर, जिस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होगी या जिस लेवल का आप रिविजन्स करोगे, उतना ही आपका जो टाइम जो होगा वो मैनेज होगा। आपकी क्वेश्चंस करने की जो स्पीड और जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगा। जिस क्वेश्चंस को पहले आप 7 to 8 मिनट ले रहे थे, अगर आपने बहुत अच्छी लेवल की प्रैक्टिस की हो तो वो 2 से 3 मिनट पर भी आ सकता है। अभी इस चीज को हम लोग ने राउंड वाइज भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस किन राउंड में होना चाहिए, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। अब ये होता है कि हमको इजी लेवल जो फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस करूंगा उसमें हमको टाइम कितना उस पर डिवोट करना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड में जो इजी क्वेश्चंस है उसमें उसका जो एक रियलिस्टिक टाइम है वो 15 मिनट्स, और जो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उस पर आप 20 मिनट्स, और जो रिमेनिंग जो टाइम बचता है उसमें आपके पास अगर टाइम बचा है तो आप टफ लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टफ लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में 3 से 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें लगभग 35 मिनट्स में आपका 18 क्वेश्चंस कवर हो गए। और आप अगर 12 से 15 क्वेश्चंस भी आप अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छी परसेंटाइल क्यूए सेक्शन में बन जाएगा, और आपका ओवरऑल परसेंटाइल भी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। और एक चीज़ ये होता है कि जैसे आप डेली मॉक जो आप टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट लगाते हो या जो आप सेक्शनल मॉक लगाते हो, अगर आपकी मॉक्स में अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड होता है। पहले आप 3 या 4 घंटे पढ़ रहे होगे, अगर मॉक्स में अगर आपके अच्छे अगर नंबर आने शुरू हो जाते हैं तो इंसान क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है। जब मार्क्स कम आता है तो डिमोटिवेट भी होता है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस और मैनेज करके चलना है। कभी आप स्कोर्स अच्छे आएंगे तो आपको खुशी भी होगी, कभी स्कोर्स डाउन होगा तो डिमोटिवेट भी हो जाओगे। तो दोनों केसेस में आपको मैनेज करना है, क्योंकि ये जो सारा जो एक्सरसाइज हो रहा है, ये जो सारी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो एक्सरसाइज हो रही है, इसको पेपर में परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो फाइनली जो आपको बेनिफिट, जो आपका एग्जाम्स का जो पेपर होगा उसमें आपको बेनिफिट दिखेगा। अब इसमें यह है कि मेरा डेली या वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो डेली शेड्यूल आप 5 से 6 घंटे का रह सकते हो, जो बिल्कुल रियलिस्टिक होता है। अगर लोग बोलता है कि हम 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ाई करते हैं तो गलत बोलता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर कोई 8 से 10, क्योंकि कोई भी 8 से 10 घंटे 8 है ना, ऐसा बोला जाता है कि कोई भी 8 घंटे से ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकता है। फिर ब्रेन की जो रिटेनिंग पावर होती है, मेमोराइजिंग पावर, कोई किताब लेके तो 24 घंटे बैठ सकता है, वो आपका डिफिकल्ट टास्क
नहीं है। कोई किताब लेकर या कुछ भी लेकर वो 24 घंटे बैठ सकता है, लेकिन जो एक ह्यूमन ब्रेन है, इस ह्यूमन ब्रेन का एक दिन में रिटेन करने की कैपेसिटी क्या है, मेमोराइज करने की कैपेसिटी क्या है, वो कितना घंटा अपने आप को फोकस या किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो 8 आवर्स एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है और एक रियलिस्टिक गोल होता है। कोई कोई अगर बोलता है कि ठीक है कोई 12 घंटा भी स्टडी कर लेता है, लेकिन 8 आवर्स पढ़ने के बाद जो आपकी स्टडी फोकस्ड होना चाहिए और आप उससे कुछ चीज़ निकालते हो। 8 घंटे में स्टडी की बात कर रहा हूँ, अगर 8 घंटे स्टडी करते हो तो आपका ड्यूरेशन कम से कम 12, उसमें कम से कम 11 आवर्स क्या होंगे, स्पेंड होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई बंदा मान लो मॉर्निंग में अगर 10 बजे बैठा है तो 10 से 6 बजे एकदम डायरेक्टली बैठा है, वो ना तो खाना खाता है, ना कुछ करता है, ना वो पानी पीता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बीच बीच में क्या होती है, ब्रेक भी होती है। अगर आपको 8 घंटे भी पढ़ना है तो ये रखो कि यहाँ जो 6 घंटे का एक पढ़ने का शेड्यूल दिया गया, इसमें आपका गैप इंक्लूड नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप 45 मिनट्स का स्लॉट बना सकते हो, 45 मिनट्स का स्लॉट बना सकते हो कि मैंने एक बार 45 मिनट की स्टडी कर ली, उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, फिर अपने स्टडी में आ गए। जिससे क्या होता है, ब्रेन का रिफ्रेशमेंट हो जाता है और उस ब्रेन की जो रिटेनिंग और जो मेमोराइजिंग पावर होती है या जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पावर होती है, फिर से वो रिचार्ज हो जाता है। तो रिचार्ज करने के लिए आपको छोटा सा आपको स्लॉट वाइज पढ़ाई करना चाहिए और स्लॉट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 45 मिनट्स पढ़ाई करो। फिर आपने 45 मिनट्स की स्टडी की, फिर आपने इंटरवल लिया, तो आप रिफ्रेश हो जाओगे। आप ठीक ठाक आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको किसी तरह की कोई आलस नहीं आएगी और आपकी जो स्टडी होगी बिल्कुल फोकस्ड होगा। हम लोग अब लास्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैट एग्जाम्स में सक्सेस करने के लिए फाइनल टिप्स क्या हो सकता है। यहाँ सबसे पहले इसमें एक बात मेंशन किया हुआ है कि इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल, चाहे जो 4 महीने से 6 महीने से या जो 8 महीने से तैयारी कर रहा है, तो एग्जाम्स, क्योंकि हर चीज कंसिस्टेंट का ही गेम है। अगर मान लो कि आपने कैट जैसे एग्जाम्स को टारगेट किया है, तो अगर वो टारगेट किया होगा तो उसको कैट के बारे में क्या उसका लाइफ एक्सपोजर्स है, क्या इसमें हो सकता है, कहाँ हम जा सकते हैं, लाइफ में मेरा कितना ग्रोथ होगा, आगे हम कैट्स को क्लियर करते हैं, अगर टॉप बिजनेस कॉलेज से अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो आगे 2 से 3 सालों में लाइफ में हम कहाँ स्टैंड करेंगे, मेरा कैसा लाइफ स्टाइल होगा। तो ये सब चीज़ सब लोगों जो कैट की तैयारी करता है वो सबको पता होता है। तो इंसान तो सेल्फ मोटिव, ये सब चीज़ों को देखकर भी इंसान क्या वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है और उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन साइकिल में याद रखना होगा कि जब आप किसी भी एग्जामिनेशन साइकिल में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना होगा। कोई भी एग्जाम, जो आपका एग्जामिनेशन साइकिल है, एग्जामिनेशन साइकिल, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको कभी भी आप कभी भी ऐसा गोल मत रखो कि मैं 100% सिलेबस को कवर कर लूं, ऐसा किसी से नहीं हो सकता। क्योंकि कैट में अगर कोई 120 से अगर 30 मार्क्स भी लाता है तो उसके 100% बन जाते हैं। कैट का पेपर क्या होता है, 200 लगभग 200 मार्क्स का होता है। मतलब आप 100 नंबर भी लाते हो तो जो टॉप लेवल के जो IIMs से उससे आपका कॉल्स
आ जाएगा और आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा, उससे कॉल आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको मार्क्स से ही पता चल रहा है कि अगर 100 नंबर से अगर बात बन रही है तो 200 का 100 कितना 50% हुआ। तो अगर आपका 70% भी अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप कैट जैसे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। और जितने भी टॉप लेवल के जो आईआईएम्स है उससे आपका कॉल आएगा। आपको ऐसा नहीं कि किसी सेक्शंस में टाइम ज़्यादा डिवोट नहीं करना, आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। तीनों सेक्शंस को आपको कॉम्पिटिटर का यही होना चाहिए तो तीनों सेक्शंस को बैलेंस करके चले, लगभग लगभग तीनों सेक्शंस में अच्छा स्कोर करें। अब एक चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम्स में कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं लेकिन उसमें एक्यूरेसी को हम मैनेज नहीं कर पाते, एक्यूरेसी को मैनेज नहीं कर पाते, मतलब मैंने जो क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए वो क्वेश्चंस गलत हो गए। तो सबसे पहले पेपर में अपने आप को काम रखना चाहिए, बिल्कुल कूल डाउन। और जैसे ही पेपर या कोई भी सेक्शन शुरू होता है तो 2 से 3 या 4 से 5 मिनट ऐसा करना चाहिए कि पेपर में किसी भी तरफ फोकस बन जाए। जब एक बार पेपर में क्या फोकस बन जाती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका 2 घंटा निकला। तो सबसे पहले जैसे ही आप सिस्टम पर बैठते हो तो जो पहला जो 5 मिनट है उसमें ये करिए कि किसी भी तरह से मेरा फोकस बन जाए। अब बिल्कुल आपको काम मैनेज करके रखना है, तभी आपकी जो एक्यूरेसी होगा वो 100% होगी। तो ये अभी मैंने जितने चीज़ों को मैंने बताया, यह जो रिमेनिंग 90 डेज जो बचा हुआ है, अगर ये सारे चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो।